अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क़ब्ल इसके कि मैं किसी और बात की तरफ इशारा करूं, मेरा नाम एसएम रज़ा है। मैं अभी एलन कोटा के साथ अटैच हूं और पिछले 24 सालों से मैं आईआईटी के लिए मैथ्स पढ़ा रहा हूं बच्चों को। सफ़र में पहले मैं कोटा स्टार्ट में कोटा से किया, उसके बाद फिर मैं मुंबई सेंटर पे एलन के रहा, वहाँ से मैं श्रीनगर गया, दोबारा कोटा आया और अभी दिल्ली आने की बात चल रही है। आप जैसे बच्चों से 24 साल से मिलने का मौका मिल रहा है, पैशनेट बच्चों से, जो बच्चे लाइफ में कुछ करने का प्लान ले करके उसे एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूशन का फाइनली रिज़ल्ट ये होता है कि कहीं ना कहीं किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको सीट मिल चुकी होती है। टाइम बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंसान की ज़िंदगी में। टाइम का हमेशा आपको ख्याल रखना है। देखें, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, ट्रेडिशनल फील्ड से अलग हट के भी आपको सोचना है। इंजीनियरिंग में सिर्फ कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल नहीं है। आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, आईटी के सारे फील्ड, मैथमेटिक्स इन कंप्यूटिंग, बी स्टैट, एम स्टैट, इस तरह के कोर्सेज, इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इस तरह के कोर्सेज आ रहे हैं। सिमिलरली जो बच्चे बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए सिर्फ नीट ही एक ऑप्शन नहीं है। एमबीबीएस के अलावा बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, इसके अलावा पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज हैं, लाइक एमएलटीज़ के कोर्स, लाइक रेडियोग्राफी, रेडियोलॉजी के कोर्स, इस तरह से ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी के कोर्स, ऑप्टोमेट्री के कोर्सेज भी पैरामेडिकल कोर्सेज में काउंट होते हैं और इसकी भी बहुत ज़्यादा आज की डेट में इम्पॉर्टेंस या बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। इसके अलावा बायो की और भी बहुत सारी ऐसी फील्ड है जो अब एक्सप्लोर हो रही है और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। बायो के लिए, बायो के बच्चों के लिए बायोस्टैटिक, बायोफिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी का नाम आपने सुना होगा, बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंसेस, इस तरह के बायो के भी नए नए कोर्सेज आ रहे हैं। देखें, एग्रीकल्चर साइंसेज में, वेटनरी साइंसेज में इतना सारा आज की डेट में एडवांसमेंट हो रहा है। सोचें, आज से पहले आपको क्या लगता था किसी एक पर्टिकुलर प्लांट से एक तरह का फ्रूट या एक तरह की चीज़ें उगाई जा सकती हैं। जैसे अगर आलू का पेड़ अगर हो या तो उससे एक सिर्फ आलू निकलेगा, लेकिन अभी आप देखें एक नई रिसर्च आ रही है, एक इस तरह का प्लांट डेवलप किया जा रहा है, उस प्लांट का नाम है पोमैटो। सोचें आप, तो आने वाला टाइम इतना ज़्यादा एडवांसमेंट के साथ आने वाला है। तो अब अगले 4 साल 5 साल में दुनिया किस शेप में जाएगी, किस तरह का मार्केट में डिमांड आएगा, किस तरह के रिसर्च होंगे, उसकी तरफ आपको सोचना है। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका पता ना होने की वजह से हम उसको मिस कर देते हैं। जैसे जिस तैयारी के साथ आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, जिस तैयारी के साथ आप जेईई का एग्ज़ाम दे रहे हो, मैं दोनों बच्चों को बोल रहा हूँ जो बायो और मैथ्स दोनों के हैं, जिस तैयारी से आप नीट एंड जेईई का एग्ज़ाम देते हो, उसी तैयारी से एक एग्ज़ाम आप फेस कर सकते हो ICAR-UG, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 4 सेक्शंस होते हैं। केमिस्ट्री फिज़िक्स कॉमन होती है, ऑप्शन में है आप आइदर मैथ्स लें या बायो ऑप्ट करें। वहाँ से ICAR-UG का एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद आप एग्रीकल्चर साइंसेस, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इस तरह के कोर्सेज़ में, वेटनरी साइंसेस, इस तरह के कोर्सेज़ में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करके बेहतरीन अपने लिए करियर ऑप्शन आप क्रिएट कर सकते हो। गवर्नमेंट इस कोर्स को हाईलाइट करने के लिए बहुत सारी स्कीम लेके आ रही है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए, एग्रीकल्चर साइंसेस के लिए, वेटनरी साइंसेस के लिए गवर्नमेंट की स्कीम है। डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए आप देखें, कैटल्स आप देखेंगे, गाय भैंस कम आपको दिखाई देगी, लेकिन दूध की खपत बढ़ रही है। तो इसे कैसे, इसको, इस आने वाले चैलेंज को कैसे बीट आउट किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो ICAR-UG के बारे में मैं बता रहा था। सपोज़ जैसे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आपने ICAR-UG का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया,
और आपको डेयरी टेक्नोलॉजी में कोई कोर्स करना है, और ये कोर्स आपने एक ऐसे स्टेट में ऑप्ट किया जो आपके स्टेट से अलग स्टेट है। आई कॉन्टैक्ट बेटी, ये वो स्टेट आपके स्टेट से एक अलग स्टेट है। जैसे मैंने हरियाणा में कोई कॉलेज ICAR-UG के तहत ऑप्ट कर लिया, तो ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट हर महीने 5,000 का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। यानी साल के 60,000 रुपीज़ गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, और उन कोर्सेज़ को करने की जो फीस होती है वो 24,000 रुपये पर एनम की होती है। तो आप बताएं 24,000 अगर 60,000 में से माइनस करेंगे तो 36,000 में आप आराम से हॉस्टल में रहने खाने का खर्च आप बेयर कर सकते हो। तो बिना किसी पैसे के खर्च किए हुए आप बेहतरीन इस तरह के कोर्सेज को कर सकते हो। तो ICAR-UG के बारे में आपको सोचना है। कल मैं छोटे बच्चों को बता रहा था एक और एग्ज़ाम के बारे में, नेस्ट। नेस्ट एग्ज़ाम भी एग्जैक्टली उसी सिलेबस के साथ होता है जिस सिलेबस के साथ आप JEE और नीट की प्रिपरेशन करते हो। उसमें भी 4 सेक्शन होते हैं पेपर में। केमिस्ट्री फिजिक्स कॉमन होती है, मैथ्स और बायो में ऑप्शन है, आप मैथ्स चूज़ करें, बायो करें या मैथ्स बायो दोनों करें। बेस्ट ऑफ 3 से आपका रिजल्ट होता है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद 2 कॉलेज हैं, नाइजर भुवनेश्वर एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेस CEBS मुंबई। ये दोनों कॉलेज एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भाभा एटॉमिक रिएक्टर सेंटर जो है वो ये दोनों कॉलेज को चलाता है। और यहाँ 5 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते हैं इन द रिसर्च ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। 5 साल का रिसर्च का प्रोग्राम होता है, और 5 साल का कोर्स करने के बाद अब आपको जॉब के लिए परेशान नहीं होना है। डायरेक्टली एज अ जूनियर साइंटिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको अपॉइंट करती है। कहाँ पे? एटॉमिक रिएक्टर सेंटर्स पे। और यहाँ भी इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के बाद गवर्नमेंट हर महीने आपको 6,000 का, 5,000 का स्कॉलरशिप, गर्ल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा है, जनरली 5,000 का स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे जो कॉलेज है उसकी पर एनम की फ़ीस 21,000 रुपये है। तो 60,000 में 21,000 रुपये अगर आप कॉलेज की फ़ीस देंगे, रेस्ट 39,000 में आपके रहने खाने का, हॉस्टल का आराम से खर्च निकल सकता है। बग़ैर 1 रुपये खर्च किए हुए आप जूनियर साइंटिस्ट बन सकते हो। तो इन कोर्सेज़ के बारे में आपको पता करना है। नीट और JEE तो आपके लिए है ही, इसके अलावा इस तरह के कोर्सेज़ के बारे में, ICAR-UG के बारे में आप पता करें, नेस्ट के बारे में आप पता करें। आज गूगल करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड करें, देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या उन क्वेश्चंस को कर पाने में आप कैपेबल हैं या नहीं है, पेपर का पैटर्न कितना होता है, कट ऑफ वहाँ पे क्या जाती है, उस कट ऑफ पे आपको ध्यान रखना है। और जनरली जो रिजर्वेशन आपको मिला हुआ है OBC का, उसको आपको फ़ायदा उठाना है। जो भी कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आप आते हैं, शायद आपको रिजर्वेशन के बारे में बताऊं, और कल मैं जुमे के खुतबे के बाद बताना चाह रहा था लेकिन ये बात स्किप कर गई। एक और कैटेगरी होती है जिसका आपको फ़ायदा उठाना है, EWS। जो बच्चे OBC में नहीं आते हैं, ST/SC की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन का एक और क्राइटेरिया निकलता है, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, मेंस में, IIT एडवांस में, नीट में, ICAR-UG में, नेस्ट में, बिटसेट, SRM, मणिपाल, NDA, जहाँ भी जाएं, आगे चल के बैंक PO के एग्ज़ाम में, सिविल सर्विसेज में, हर जगह EWS के बच्चों के लिए 10% सीट्स रिजर्व होती है। अब EWS का सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। क्राइटेरिया आज से 1-2 साल पहले का बता रहा हूँ, उसमें और तब्दीली हुई है। फैमिली की इनकम 6 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर एनम। मदर एंड फादर अगर दोनों जॉब करते हो तो हम लोग उसी इनकम ग्रुप में आते हैं। तो 6 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। शहर में 2.5 यानी तकरीबन 1200 स्क्वायर फिट के से बड़ा फ्लैट नहीं होना चाहिए। गांव में एटलीस्ट 500 गज से बड़ा मकान नहीं होना चाहिए। 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम सारे इसी लिमिटेशन के अंदर आते हैं, एक लिमिटेड दायरे में आते हैं। यानी घर की इनकम 6 लाख से ज़्यादा पर एनम नहीं होगी। तो आप तहसीलदार के ऑफिस में, ब्लॉक में इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें, और अप्लाई करके इस सर्टिफिकेट को ज़रूर बनवाएं EWS के। और जब भी इंट्रेंस का फॉर्म फिल करें तो उसमें कैटेगरी, अगर आप OBC में नहीं हैं, ST/SC नहीं है
और EWS का सर्टिफिकेट आपके पास है तो ज़रूर उसको अप्लाई करें। मैं एक डाटा आपको दे रहा हूँ जिससे आपको आइडिया होगा। हिंदुस्तान में ख़ास तौर से यूपी में मैं देख रहा था कि जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, नीट से जो लास्ट कट ऑफ गई है सीट की वो 600 नंबर में आपको MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में मिला है। लेकिन अगर आपके पास EWS है तो आपको जान कह रहे होगी कि वही सीट 572 मार्क्स में मिली है। तो अगर आपको नहीं पता होगा, ये सर्टिफिकेट अगर आप नहीं बनवाएंगे, 578 आपके आ भी जाएंगे, दूसरे वो बच्चे जिनके पास EWS का सर्टिफिकेट होगा उनको सीट्स मिल जाएगी, आपको सीट नहीं मिल पाएगी। सो EWS का सर्टिफिकेट आपको ज़रूर बनवाना है। अटैम्प्ट पे कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को एनर्जेटिकली लगाइए एंट्रेंस की तरफ, और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से, पॉजिटिविटी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आप एंट्रेंस को क्रैक करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अभी मैं जब यहाँ आ रहा था, मैं सुन रहा था जो साहब अनाउंसिंग कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात आप लोगों के सामने रखी कि कभी कभी हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे पास स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़ है तो हमारे पास करियर में ऑप्शन नहीं है। ध्यान रखें, करियर में ऑप्शन हर जगह से है। पानी कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। तो अगर आपके पास कैपेसिटी होगी ना, पोटेंशियल होगा, मेहनत करने का जुनून अगर आपके पास होगा, कुछ करने का जज्बा अगर अंदर होगा ना, तो आप कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लोगे। देखो, बहुत सारे मैं आपको पोस्ट बताता हूं जहां स्ट्रीम का कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे टीचर बनने के लिए साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तीनों से आप, बैंक में जॉब लेने के लिए तीनों से आप जा सकते हो। आपको सरप्राइज होगा सुन के, CA बनने के लिए भी आप तीनों से बन सकते हो। जनरली हमारे माइंड में ये होता है कि अगर कॉमर्स होगा तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। CA बनने के लिए आपको 12th पास होना है, 12th पास होना है, नॉट फ्रॉम साइंस, नॉट फ्रॉम कॉमर्स, नॉट फ्रॉम स्पेसिफिकली ह्यूमैनिटीज, फ्रॉम एनी स्ट्रीम। तो CA आप बन सकते हो, CS बन सकते हो, ICWA का कोर्स कर सकते हो आप आगे चल के सिविल सर्विसेज तीनों स्ट्रीम से दे सकते हो, लॉ एडवोकेट आप बन सकते हो तीनों स्ट्रीम से, जज आप बन सकते हो, रेलवे में नॉन टेक्निकल ग्रेड के पोस्ट तीनों स्ट्रीम से आप ले सकते हो, आर्मी में तीनों स्ट्रीम से जा सकते हो आप, एयरफोर्स नेवी में डेफिनेटली साइंस वालों को प्रेफरेंस मिलता है, बट आर्मी में आप जा सकते हो, पुलिस में आप तीनों स्ट्रीम से जा सकते हो आप, पोस्टल डिपार्टमेंट में तीनों स्ट्रीम से आप जा सकते हो। तो स्ट्रीम यहाँ पर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किसी चीज़ को पाने के लिए पैशनेट कितने हैं, और पैशनेट हैं तो उसका रोड मैप आपके पास क्या है। जब तक रोड मैप नहीं होगा, प्लानिंग नहीं होगी, एग्जीक्यूशन नहीं होगा, चीज़ें आपके हाथ में नहीं आएंगी। टाइम टेबल प्रॉपर बना के आपको डेली कैलेंडर, लाइफ में कभी सोचा कीजिए कैलेंडर क्यों बनाया जाता है, कुछ उसका मीनिंग है, कैलेंडर कुछ ना कुछ मुझसे डिमांड करता है। तो लाइफ का भी एक कैलेंडर सेट कीजिए, और बाद में जब पूरे महीने आप पढ़ लें तो एक बार बैठ के एनालिसिस भी कीजिए, अपनी बैलेंस शीट चेक करने की कोशिश कीजिए कि आपने पढ़ाई में कितना इन्वेस्ट किया है और कितना लॉस किया है। तो एनालिसिस का होना बहुत ज़रूरी है, वहीं से आपके अंदर की गलती निकल के सामने आएगी। सारी चीज़ें डिपेंड इस बात पे करती हैं कि आप कितने साइकोलॉजिकल पॉजिटिव हैं और चीज़ों को ले कैसे रहें। साइंस ये कहता है कि जैसा आप सोचते हैं माइंड से वैसे ही सिग्नल निकलता है, और जैसा माइंड से सिग्नल निकलता है बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये राइट हैंड रेज हुआ, लेफ्ट क्यों नहीं रेज हुआ? क्योंकि पहले मैंने सोचा कि राइट हैंड रेज करना है, माइंड ने सिग्नल दिया, देन राइट हैंड रेज हुआ। किताब जब खोलें सोच के खोलें, मैं समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे समझ से बाहर होगा। मुझे आज इसे कंप्लीट करके उठना है, मुझे एनी हाउ इस चैप्टर को कंप्लीट करना ही है। जब ये सब आप सोचेंगे, ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में उसी तरह के हार्मोन्स डेवलप होंगे, माइंड वैसे ही सिग्नल देगा, बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी। सो पॉजिटिविटी के साथ एंट्रेंस, बिलीव मी, एंट्रेंस मुश्किल नहीं होता है,
कोई भी एंट्रेंस मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल बनाने वाले, आसान बनाने वाले हम हैं। हम उसे मुश्किल बनाते हैं, हम ही उसे आसान बनाते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट किसी एंट्रेंस को क्रैक करने की है, अगर उतनी रिक्वायरमेंट हम फुलफिल करके जाएं, एंट्रेंस आसान है। थोड़ी भी लैगिंग होगी एंट्रेंस आपके लिए मुश्किल है। सो रिक्वायरमेंट देखें, कट ऑफ का ध्यान रखें। नीट में कितनी कट ऑफ जाती है, अब देखें नीट का एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ से एक छोटा सा आपको एक हेल्प भी करना चाहूँगा मैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ज़्यादा बच्चे नीट के ही होंगे इसमें। नीट में आप देखें कि अगर 600 मार्क्स आपको स्कोर करना है तो क्या, कैसे आप डिवीज़न करेंगे। आप जनरली आप देखेंगे, आप ये पाएंगे घर पे जब मौका मिले, फ्री टाइम में, जब फ्री टाइम में आपको मौका मिले ज़रूर लिखेंगे आप, और देखेंगे इसको। गूगल जब आप करें फ्री टाइम में, कुछ पूछना चाह रही है बच्ची? वो नोट करने के लिए पूछ रही है। हाँ कर सकते हो, नोट करना है। हाँ कितने बजे? ये बीएससी वाले हैं ये। कितने बजे जाना है? ओह, बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी फर्स्ट ईयर है। और नीट की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? तैयारी कर रही हैं। नीट के लिए बीएससी भी कर रही हैं सर। आप लोग जाइए, पेपर दे के आइए, जाइए। मैं बाद में बात करता हूं आप लोगों से। पेपर दे के बेटा शाम में एक बार मिलते हैं आप लोगों से। हाँ, तो बात कर रहा था मैं, नीट के कट ऑफ की बात कर रहा था, और नीट के लिए कैसे आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी, मैं उसके बारे में बात कर रहा था। आप आज गूगल करके देखेंगे, आप पाएंगे कि इस बार 360 में से 360 तकरीबन 1100 बच्चों ने ऑल ओवर इंडिया स्कोर किया है बायो में। देखें किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं। अब आप जनरली, जो मेरा डिवीज़न होता है 600 मार्क्स के लिए, वो ये होता है कि अगर 600 मार्क्स आपको टोटल लेके आना है तो जनरली 320 नंबर आप मान के चलें कि बॉटनी एंड जूओ में आपको स्कोर करना है। 320 स्कोर करने के बाद अभी भी आपके पास 280 का टारगेट तो है, जिसे आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से फिल करना है। जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो 280 में से 150 150 मार्क्स लाते हैं केमिस्ट्री में, एंड रेस्ट 130 लाते हैं फिजिक्स में। यानी सबसे पहली बात यहां मैं कहना चाहूंगा कि अगर नीट में सिलेक्शन होगा भी तो फिजिक्स के बलबूते होगा। बायो आपकी अच्छी थी इसलिए आपने बायो लिया है। दो ही तरह के बच्चे 10th के बाद बायो ऑप्ट करते हैं, एक तो वो बच्चे जिनको बायो अच्छी लगती है, और एक वो बच्चे जो मैथ से डरते हैं। यही दो कैटेगरी बनती है। तो आपको बायो अच्छी लगती थी इसलिए आपने बायो लिया है, तो बायो में 320 आपके आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में 150 आएंगे। लेकिन यहीं पे, क्योंकि मैथ से घबराहट, मैथ से डर, मैथ से नफरत ने जो बायो की तरफ आपको खींचा है, वो कहीं ना कहीं आपको पिंच करता है फिजिक्स में स्कोर करने में। नीट के पहले इस एग्जाम का नाम हुआ करता था AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, PMT इस एग्जाम का नाम होता था। मैं PMT को प्री मेडिकल टेस्ट नहीं बोलता था, मैं PMT का फुल फॉर्म बोलता था, फिजिक्स मारेगी तुझको, फिजिक्स मारेगी तुझको। तो फिजिक्स कैसे ठीक करें? अब यहां पे एक जनरल, एकदम हर बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होगा, मेरी फिजिक्स वीक है सर, फिजिक्स कैसे करें? फिजिक्स वीक क्यों है? क्योंकि आपके माइंड से मैथमेटिकल फीलिंग, मैथमेटिकल थॉट निकल चुका है, इसलिए फिजिक्स मुश्किल है। जहां ड्राइंग, जहां फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आता है, जहां ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन आते हैं, जहां कैलकुलेशन, जहां कैलकुलस का एप्लीकेशन, लिमिट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन आती है, वहीं पे आप परेशान होते हो। एक्चुअली वो इंटीग्रेशन का साइन आपको साफ दिखाई देता है। प्रॉब्लम ये है, कैसे इसको ठीक करें, इसका मैं एक आपको तरीका बताता हूं। आपको मैथ्स पढ़ना नहीं है, मैथ्स की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करना है, बस इतना काम करें, आप 11th 12th की NCERT मैथ्स की खरीद लें, किसी से सेकंड हैंड मिल जाता है तो आप ले लें। बस आपको करना यह है कि मैथ्स की जो एक्सरसाइज की थ्योरी और उदाहरण यानी सॉल्व्ड एग्जाम्पल है उसको पढ़ जाइए, बस उतना पढ़ना है आपको। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको नहीं करने।
थ्योरी एंड सॉल्व एग्जाम्पल आपको पढ़ लेना है। ऐसा करने से आपके माइंड में थोड़ी थोड़ी ना मैथमेटिकल फीलिंग डेवलप होने लगेगी। ये फीलिंग आपको हेल्प करेगी सारे न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कराने में। तो मैथमेटिकल फीलिंग माइंड में लाना है। जो मैथ्स से फियर है ना, वो हटा देना है। मैथ्स का फियर ही आपसे न्यूमेरिकल नहीं होने देता है। जहां मैथ्स आता है वहीं आप सोचते हो ये तो मुझसे होगा ही नहीं, फॉर्मूला आप भूलने लगते हो, सारी चीज़ें आपके हाथ से निकलने लगती हैं। सो एनसीईआरटी 11-12 लेना है, चैप्टर के की थ्योरीज आपको पढ़नी है और उसके इलस्ट्रेशन जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको आपको पढ़ लेना है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गई, जैसे कैलकुलस हो गया आपका, जैसे वेक्टर का। तो एक बार एनसीईआरटी की सारी थ्योरी आप रीड करें और रीड करने के बाद उसके सॉल्व एग्जाम्पल आपको कॉपी में करना नहीं है, एक बार पढ़ के उससे फैमिलियरिटी अपनी डेवलप करना है, जिससे कि लगे कि इस तरह की चीज़ें हम जानते हैं। तो जब इस तरह की हैबिट आप, इस तरह का अपना टाइम टेबल, इस तरह के पढ़ने का तरीका आप डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी फिजिक्स इंप्रूव होगी। और बिना फिजिक्स के ध्यान रखिएगा नीट में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। टू द पॉइंट पढ़ने की कोशिश करना है। कल मैं बल्कि 3 दिन पहले बॉम्बे में एक सेमिनार, अब दिल्ली में एक सेमिनार ले रहा था। हमारे साथ एक और भी टीचर थे, वो अपनी ज़िंदगी की बातें बता रहे थे कि उनकी ये पोजीशन कैसे हुई और क्यों वो आईआईटी नहीं पहुंच पाए, एचबीटीआई कानपुर क्यों पहुंचे। 50 किताबें आपको नहीं पढ़नी है। बिलीव मी, अगर साइंस की, फिजिक्स की आप 10 किताबें उठा लें, हर किताब में 90% चीज़ें सेम होती हैं। कभी भी 10 किताबों में उलझना नहीं है, आपको एक किताब उठानी है। मुझे बताएं, मैंने 3 किताब फिजिक्स की एक साथ उठा ली। टाइम तो हमारे पास फिक्स है, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने की तैयारी में मुझे नीट के लिए तैयार होना है, जेई के लिए तैयार होना है। अब आप मुझे बताएं, 3 किताबों में हमने अपने आप को उलझा दिया और एक बच्चा एक ही किताब पढ़ रहा है। तो जितने टाइम लगा के मैं 3 किताब कंप्लीट करूंगा, उतने टाइम में वो एक किताब को 3 बार कंप्लीट करेगा। तो आप देखें कि अगर कोई इंसान एक किताब को 3 बार कंप्लीट करता है तो उससे उसके कॉन्फिडेंस लेवल को आप जज करने की कोशिश करें। और नीट के लिए तो खास तौर से एकदम अपने आप को फोकस कीजिए एनसीईआरटी पे, उसके बाहर आपको जाना ही नहीं है। 95% नीट का पेपर एनसीईआरटी से बनता है। जेई मेंस का 95% केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एनसीईआरटी से बनता है। हाँ, मैथ्स जरूर है ऐसा जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा बुक लेनी है। तो एनसीईआरटी बेस्ड होना है। प्रीवियस 15 ईयर का पेपर आपको करना है। 10 साल 15 साल के पेपर्स आपको लगाने हैं। क्वेश्चन पेपर जब आप अटेम्प्ट करें, देखें कौन से क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं उसके चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करें आप। टाइम टेबल ऐसा बनाएं जो प्रोडक्टिव टाइम टेबल हो। घड़ी देख के पढ़ने की कोशिश मत करें। देखें, जेई वगैरह में सिलेक्शन के लिए एक इंटेलिजेंट ब्रेन की आवश्यकता है, ज़रूरत है। लेकिन नीट में वही बच्चा सेलेक्ट होगा जो लेबोरियस होगा, जो रोज घर पे 6 घंटा पढ़ने की आदत डालेगा और निगेटिव मार्किंग से बचेगा। निगेटिव मार्किंग तो आपके लाइफ में है। डॉक्टर बन गया और ऑपरेशन करने में कहीं गलती कर दी तो पेशेंट का क्या होगा। सो निगेटिविटी तो लाइफ से हटा ही देनी है। निगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए। निगेटिव से जितना बचेंगे, जितना एक्यूरेसी के साथ आप आएंगे, उतने ही सिलेक्शन में आप कंफर्म होते जाएंगे। तो प्लानिंग, बार बार मैं कल भी बच्चों को बोल रहा था, प्लानिंग करके डे टू डे का। इस बार की जो बच्ची टॉपर है नेहा, आप उसके इंटरव्यूज़ वगैरह को देखें, कैसे पढ़ाई किया। सुबह में मैंने आज टारगेट डिसाइड किया है कि दिन भर में मुझे कितना काम कर लेना है। मैंने उतने काम करने में मैंने घंटे की कभी काउंटिंग नहीं की। 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, लेकिन काम पूरा करने के बाद ही मैंने फिर रेस्ट लिया। तो हर दिन की एक एक प्लानिंग आपकी होनी चाहिए कि आज मुझे फिजिक्स में कहाँ तक जाना है, आज केमिस्ट्री में कहाँ तक जाना है, आज बायो में कहाँ पढ़ना है, आज मैथ्स में मुझे कहाँ तक जाके कंप्लीट करना है। तो एक एक दिन की प्लानिंग के साथ आप बढ़ने की कोशिश करें। बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं। कोटा में जैसे हम लोग क्लास लेते हैं, वहाँ देखते हैं बच्चों का टाइम टेबल। 5 से 6 घंटे क्लास करने के बाद बच्चे सेल्फ स्टडी हम लोगों के सामने वहाँ बैठ के 7 से 8 घंटे वहीं बैठे रहते हैं। 7 से 8 घंटे वहीं बैठ के अपना पढ़ाई करना, क्वेश्चंस पूछना, टीचर वहाँ है, टीचर से अपने डाउट्स पूछना।
ये तो मैं सामने की बात बता रहा हूँ, रूम पे भी जाके बच्चे 2-3-4 घंटे फिर से पढ़ते हैं। तो ये बच्चे आपसे आगे चल के नीट के लिए, किसी भी एंट्रेंस के लिए, यही बच्चे आपसे कंपटीशन करने वाले हैं। सो आपको भी वैसे ही बनाना है अपने आप को। लाइफ में सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। मुझे बताइए तो, अगर मुझे जन्नत में जाना है तो उसके लिए मुझे मरना पड़ेगा या नहीं मरना पड़ेगा? तो फिर तो कुछ पाने के लिए तो पहले आपको लगाना ही पड़ेगा, एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा। ये सब जो सारी चीज़ें जो बहकाने वाली हैं, इनसे अपने आप को अलग करना ही पड़ेगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, चैटिंग, इन सब सारी चीज़ों से, मोबाइल, इन सब सारी चीज़ों से बहुत अपने आप को दूर लगाना पड़ेगा। मैं अभी एक हमारे कोलीग हैं, उनसे मैंने बात की, वो अमेरिका एक ट्रिप पे गए हुए थे। देखें दुनिया कैसे बदल रही है और हम कैसे पीछे जा रहे हैं। इस वक्त टेक्नोलॉजी और सुपर पावर इकोनॉमी में अमेरिका के पैरेलल वर्ल्ड में कोई भी कंट्री नहीं है। हम तो बहुत पीछे हैं। अगर आप इकोनॉमी का भी देखें तो उनके डॉलर और रुपीस की कीमत देखें कितना फर्क आता है, 70 गुना। प्रोफेसर थे हमारे जानकार हैं, वो अमेरिका गए। अमेरिका जाने के बाद उन्होंने डिनर पे 10 लोगों को बुलाया। 9 लोग आ गए, डिनर पे बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। 10वां आने में लेट हुआ तो इन्होंने सोचा कि पहले पता करें कि वो 10वां कहाँ है। अब आप बताएं कि अगर हमारे यहाँ 10 लोगों को दावत दीजिए और 10 लोग अगर डाइनिंग टेबल के आसपास बैठे होंगे तो हर आदमी के हाथ में 1 या 2 मोबाइल होगा या नहीं होगा? मैक्सिमम तो 2-2 लेके चलते हैं। एक तो कंपलसरी होगा। 10 लोग बैठे हुए हों तो 10 मोबाइल तो कंपलसरी। यू वुडंट बिलीव कि 9 लोग वहां बैठे थे, किसी के हाथ में मोबाइल नहीं था। अब ये इसने कहा कि वो 10वां कहाँ है, कैसे पता किया जाए? तो उन्होंने एक साहब को इशारा किया, कहा कि आप उसको फ़ोन करके पता करें कि वो कहाँ है। तो उसने अपना नीचे से बैग उठाया, बैग खोल के उसके अंदर से मोबाइल निकाला और मोबाइल पे सिर्फ फ़ोन से इतना पूछा, वेयर आर यू, बस। उधर से जवाब आया, आई एम कमिंग विद इन 10 मिनट्स। फिर मोबाइल उसने लिया, बैग में डाल दिया। हमारी क्या हालत होती है सोचे आप। तो तरक्की का ये जरिया नहीं है जिसे हम समझ बैठे हैं। इससे तरक्की नहीं है, इससे टाइम का मिसमैनेजमेंट है। आपके लिए कुछ भी इसमें नहीं है, बिलीव मी, आपके लिए इसमें कुछ भी नहीं है। फेसबुक आपके लिए नहीं है, व्हाट्सएप आपके लिए नहीं है। आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो कि कॉल अगर आप नहीं उठाओ, चैटिंग नहीं उठाओ, मेल्स चेक नहीं करो तो बिजनेस का लॉस है। ये चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है, बिलीव मी। सो आपको इसके तरफ देखना ही नहीं है। मोबाइल को जिस दिन से आप हेल्पिंग टूल लेके पेपर डाउनलोड करने के लिए, क्वेश्चंस निकालने के लिए, एग्जामिनेशन के फॉर्म को देखने के लिए अगर आप यूज़ करोगे, ये आपके लाइफ में प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। जिस दिन से इसको खेलने का एक औजार बना लोगे, प्लेइंग टूल बना लोगे, उस दिन से ज़िंदगी आपकी तबाह हो जाएगी। तो इससे बचना है, डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। 2 तरह के डी होते हैं, एक होता है डिस्ट्रैक्शन, एक होता है डिवोशन। तो डिस्ट्रैक्शन वाला डी वो हटाना है, डिवोशन वाला डी लेके आना है ना। मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम से अलग हटना है, प्लानिंग की तरफ आना है। डर अपने दिल से हटाना है, मोटिवेशन अपने अंदर लेके आना है। और ये सोचना है कि हमारे जैसे बच्चे ही एंट्रेंस क्रैक करते हैं। 4-4 महीने। आपको लगता होगा कभी आपने, इसमें कोई अच्छे ऐसे ही बच्चे होंगे जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया होगा, 200 मार्क्स आए होंगे, उनको लगता नहीं होगा कि हम नीट क्रैक कर पाएंगे। मैंने ऐसे बच्चे को पढ़ाया है। 214 नंबर नीट में थे प्रीवियस ईयर, 214। 6 महीने अच्छे से प्रिपरेशन किया उस बच्चे ने। 214 वाले के नंबर आए 640, सिर्फ 6 महीने की प्लानिंग से। तो ये जंप आप भी लगा सकते हो। ये कोई बहुत नई चीज नहीं है, कोई एकदम मिरेकल करने वाली चीज नहीं है। जनरली बच्चे ऐसा करते हैं। यू कैन ऑल्सो डू, आप भी कर सकते हो। बस उन बच्चों ने कैसे किया? पेपर किया। पेपर करने के बाद अपने वीक एरियाज को चूज किया, देखा, पहचाना, उस वीक एरिया पे काम करने की कोशिश की। फिजिक्स में ये चैप्टर वीक है, उसके लिए काम किया। प्लानिंग, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, हम लोग कुछ ऐसे चैप्टर में फंस जाते हैं जिन चैप्टर में टाइम तो हमारा लगता है लेकिन हम उसमें मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं।
फिजिक्स में ख़ास तौर से कहूँगा मॉडर्न फिजिक्स अच्छी कीजिए, लाइट, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, थर्मल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स जिसको आप बोलते हो, उसको आप ठीक कीजिए। ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं ये बहुत ही स्कोरिंग है और इसमें बड़े आसानी से इनके क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आप कहाँ फंसने की कोशिश करते हो? रोटेशनल में, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में, वो बाद में करें। आपको चैप्टर कौन सा करना है जो आसान आसान है? सबसे ज्यादा स्कोरिंग मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, लाइट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेव मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, ये स्कोरिंग वाले चैप्टर हैं। एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सब टॉपिक आप पहले निपटाएं। ऐसे निपटाएं कि इस पोजीशन में आप आ जाएं कि इसका क्वेश्चन आए तो देखते हुए आपसे हो जाना चाहिए। आप वेक्टर करें, आप काइनेमेटिक्स करें, आप डेफिनेटली डायनेमिक्स भी करें। डायनेमिक्स में लॉज ऑफ मोशन, फ्री बॉडी डायग्राम, उन सब सारी चीज़ों पे आप क्वेश्चंस करें। टेंशन, फोर्स, फ्रिक्शन, इस पे क्वेश्चन करें। उसके बाद वाले चैप्टर जो कि प्योर मैथमेटिक्स बेस्ड हैं, जैसे सेंटर ऑफ मास है ना, आपका रोटेशनल आ गया, प्योर जहाँ पे इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन ज़्यादा आते हैं, करें उसको भी, लेकिन उसको बाद में करें। तो एक डिवीजन ऑफ चैप्टर। देखो तो सोचो तो कोई अच्छा बैट्समैन होता है, अगर क्रिकेट का मैच खेल रहा होता है वो, तो ओवर में किस बॉल का इंतजार करता है? कमजोर बॉल का ना, और उसी पे छक्के मारने की कोशिश करता है। और कहीं बहुत स्विंग होने वाली बॉल पे अगर छक्के मारने की कोशिश किया तब आउट होता है ना। तो आपको भी अच्छे जो ऐसे टॉपिक जिससे बड़े आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो, उसे आप सेलेक्ट करो। केमिस्ट्री में एकदम प्योर एनसीईआरटी बेस्ड आपको हो जाना है। जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कभी कभी कोई चीज़ हम लोग बच्चों को बताते हैं। इस बार नीट के लिए आपको एक जो हम लोग कोटा में ख़ास तौर से बच्चों को बताते हैं वो ये कि एनसीईआरटी की बॉटनी एंड जूलॉजी की बुक को ऐसे फिंगर रीडिंग करने की कोशिश करो। ऐसे फिंगर 3 बार बिफोर गोइंग इन योर नीट एग्जामिनेशन, 3 बार बॉटनी जूलॉजी की किताब को फिंगर रीडिंग से आप कंप्लीट करो। देखो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन जो स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखा होता है वही क्वेश्चन होता है आपका। जैसे कुरान ऐसे, गीता वगैरह, रामायण ऐसे एकदम फिंगर रख के हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से फिंगर रीडिंग करना है आपको बॉटनी एंड जूलॉजी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके लाइफ में टर्निंग ला सकती हैं। खाने पीने पे भी आपको ध्यान रखना है। रात में बहुत देर तक जग के नहीं पढ़ना है आपको। रात सोने के लिए बनी है, 12 बजे के बाद आपको सो जाना चाहिए, एक अच्छी नींद लीजिए। देखें हमारी जो आदत होती है पढ़ने की, वो कितना ज़्यादा हमें गलत रास्ते पे ले जाती है। इसका आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आपने सुना होगा जो लोग अमेरिका से इंडिया आते हैं उनकी हालत पहले 10-12 दिन ये होती है कि वो रात में जग रहे होते हैं, दिन में सो रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अमेरिका में जब रात हो रही होती तो इंडिया में दिन हो रहा था। तो उनकी बॉडी इस तरह से यूज टू हो जाती है कि जब यहाँ आते हैं तो जो यहाँ की रात होती है उस वक्त वहाँ का दिन, तो वो जग रहे होते हैं। और जब दिन हो रहा होता तो वहाँ की रात, तो वहाँ उनको नींद आ रही होती है। हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं? रात भर जग जग के पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब नीट एग्जामिनेशन से, जेई एग्जामिनेशन से, ये हमारे पहले यही हमारा तौर तरीका है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं रात में जगने लगूं और नीट के एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक यही मेरी हैबिट हो कि रात में जग रहा हूं और दिन में सुबह 6 बजे से सो रहा हूं, दिन में 12 बजे तक, तो जिस दिन नीट का एग्ज़ाम होगा बताइए उस वक्त, जिस वक्त आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा, उस वक्त आपको नींद आएगी या नहीं आएगी? और जब नींद आपकी बॉडी डिमांड करेगी और आप सोने की कोशिश नहीं करोगे, आप उसको रोकोगे ना, तो माइंड आपका प्रॉपर काम नहीं करेगा। आप फॉर्मूला भूलना शुरू करोगे, आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे। सो अपनी बॉडी को वैसे ढालने की कोशिश कीजिए जैसे एग्ज़ाम में आपको जाना है। नीट का एग्जामिनेशन 2 से 5 होता है जनरली, जो नीट के टाइमिंग्स, या जेई का एग्ज़ाम सुबह 10 से 1 होता है और दोपहर में 2 से 5 होता है। जिस वक्त एग्जामिनेशन आपको लिखना है उसी वक्त घर पे रोज एक पेपर की प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को उस पर्टिकुलर टाइम में एक्टिव रखने की कोशिश कीजिए। ऐसा उसको ढाल लीजिए कि उस वक्त हमेशा बॉडी और माइंड आपका एकदम पूरे मोमेंटम में हो,
ताकि जब एग्जामिनेशन का दिन हो तो यहाँ पे सुस्ती नहीं हो, एक्टिव माइंड हो, एक्टिव बॉडी हो। इस तरह से अपने आप को ढालने की कोशिश करना है। तो जब भी पेपर करें आप घर पे उसी टाइम में करें जिस टाइम में आपको एग्जामिनेशन फेस करना है, और प्लानिंग के साथ करें। 3 घंटे घड़ी देख के बीच में उठने की कोशिश मत करें, इधर उधर बात मत करें, एकदम फुली फोकस्ड होके एग्जामिनेशन जैसा टेम्परामेंट डेवलप करें। आप बॉडी को वैसे ही ढालने की कोशिश करें। देखें ये सब छोटी छोटी बातें बहुत वाइटल रोल प्ले करेंगे आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि 600 प्लस अगर आपका नहीं आया, आई डोंट फील सो कि आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। हाँ, ओबीसी में 20-30 नंबर ज़रूर कम होगा। उसी तरह से जेईई मेंस से अगर आपको अच्छे कॉलेज लेना है, एनआईटीज़ में जाना है, तो 300 में एटलीस्ट 150 प्लस आपका स्कोर होना ही चाहिए। तो स्कोर के बारे में आपको कैसे, जो कामयाब बच्चे होते हैं वो किस तरह से प्लानिंग करके एक एक दिन कैसे लगाते हैं, उस पे आपको देखना है। कल भी मैंने ऐसे ही किया था। जब मैं बात कर रहा था तो बोथ वे कम्युनिकेशन हो रहा था। मैं बच्चों से खुद भी पूछ रहा था कि आप बताएं कि आपको किस तरह से आगे प्रिपरेशन करना है और कैसे आगे बढ़ना है। आज भी मैं वही रखूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपना हैंड रेस करके अपने सवाल हमसे पूछें, कबल इसके कि मैं आपको खड़ा करूं और आपसे पूछने की कोशिश करूं। एनीवन आस्क, सवाल पूछने शुरू कीजिए। कोई भी स्टार्ट जी। कोई बच्चा? एनीवन? मतलब बचेगा कोई भी नहीं, मैं सबसे पूछूंगा। तो इससे अच्छा है कि आप हमसे पूछना शुरू करें। कोई भी क्वेश्चन? एनीवन? हाँ, वेरी गुड बेटा। किस क्लास में हैं आप? 12th पास। जेई या नीट? नीट के लिए बताएं बेटा क्या है। मेरा नाम साहिल है। मैं पूछना ये चाहता हूँ, जैसे हम लोग घर अभी बाहर नहीं जा पाए प्रिपरेशन के लिए, घर पे ही है, और अगर घर पे कोई काम पड़ता है तो हम लोग करना पड़ता है, कैसे प्रिपरेशन करेंगे? देखिए होता क्या है कि हाथ तो आपको बटाना है। अब तो कहीं स्कूल कॉलेज तो आप जा नहीं रहे होंगे, तो आपके पास कितने घंटे हैं बताएं? 24 घंटे हैं। 24 घंटे में बड़े आराम से आप, अगर स्कूल जा रहे होते तो 6 घंटे आप स्कूल के लिए लगाते ना, उसके बाद आप प्रिपरेशन करते। तो वो 6 घंटे आप मान लें कि घर के काम में आप लगा रहे हैं। जैसे हम लोग जैसे पढ़ाई करने बैठते हैं, वैसे अगर कोई घर का बड़ा हो काम करने के लिए बोल देता है। तो देखिए कुछ कुछ ऐसे वक्त होते हैं ना जिस वक्त आपको काम करने के लिए नहीं बोला जा सकता है। जैसे सुबह 5 बजे से 10 बजे तक कोई काम करने के लिए नहीं बोला जाएगा, तो वो एक टाइम टेबल बना लें आप, 4 घंटे वहाँ कंज्यूम कर लें आप। और शाम में 7 बजे से 10 बजे तक कोई काम के लिए नहीं बोलेगा, तो शाम में 7 से 10 3 घंटे निकाल लें। सुबह 6 से 10 4 घंटे निकाल लें, और शाम में 6 से 9 या 7 से 10 शाम में 3 घंटे निकाल लें। 4 3 7 घंटे का सेल्फ स्टडी मोर देन सफिशिएंट है नीट क्रैक करने के लिए। बीच में जो भी आपके घर के काम हो उसको आप अंजाम दें। तो मैंने कैसे बताया, आप रिपीट करें आप। जैसे सुबह के टाइम में पढ़ सकते हैं 5 से 10, और शाम के टाइम में 7 से 10, तो 5 घंटे 6 घंटे या 4 घंटे उधर हो जाएंगे, 3 घंटे इधर। आराम से 7 घंटे का आप का टाइम टेबल मेंटेन हो जाएगा। बीच में अगर आपको घर का काम करना हो, घर में कोई हाथ बटाना हो, आप आराम से उससे भी कर सकते हैं और साथ साथ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। राइट, गुड। और कोई क्वेश्चन? एनीवन? जी। किसी बच्चे को नहीं? अब हाँ, बहुत अच्छे बेटा, माइक ले आप जी। सर मेरा नाम शुभपाल, मैं क्लास 12 में हूँ। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। मतलब 11th 12th से ही इसमें सारा कुछ माना आपने कहा 95% का आएगा। मतलब सिलेबस तो ज़्यादा है, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है। हम कैसे जैसे पढ़ते हैं, पीछे का बोलता है, रिवीजन मैनेज करें, क्लास आगे लगाएं, मतलब पीछे वाला जाता रहता है। फिर अचानक से कोई टेस्ट पेपर लें, तो मतलब टेस्ट देते पता 450 नंबर आ रहे, मतलब डिमोटिवेशन आता है, फिर मोटिवेट होना सिर्फ से। मतलब रिवीजन ही सारी समस्या है। रिवीजन कैसे करें कि सारी चीज़ पीछे की भी याद रहे और आगे भी बढ़ जाए, कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहे, यही नहीं हो पाता है, रिवीजन नहीं हो पाता। रिवीजन की बात कर रहा है बच्चा। देखिए मैं रिवीजन का आपको तौर तरीका बताता हूँ, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो बच्चा एंट्रेंस क्वालिफाई करता है वो 6 घंटे के सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बनाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं आपको एडवाइस करूंगा उस 6 घंटे में 2.5 घंटे 2 सब्जेक्ट, एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ा कीजिए। 3 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश ना करें, उससे मिस मैनेजमेंट होता है। एक सब्जेक्ट भी मत पढ़ें,
उससे सब्जेक्ट आपका बैलेंस नहीं हो पाएगा। 6 घंटे के टाइम टेबल में 2.5 घंटे 2 सब्जेक्ट पे लगाएं और रोज 1 घंटा रिवीजन पे लगाएं। एवरी डे 1 घंटे रिवीजन पे लगाना है। एक और इसमें एडिशन आप कर सकते हैं कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन आप पढ़ें, 7वें दिन 6 दिन जितना आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज करें। बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल हमारे एक टीचर दिया करते थे। उन्होंने बताया कि ए बी 2 फ्रेंड थे और सी एंड डी भी 2 फ्रेंड थे। 10-10 साल की एज हुई, ए बी से बिछड़ गया और सी डी से बिछड़ गया। लेकिन ए बी में एक बड़ी अच्छी आदत थी, ए बी को खत लिखता था और बी ए को, और सी और डी एक दूसरे को कुछ ना तो खत लिखते थे और ना कोई बातचीत। 30 साल के बाद जब ए और बी मिले तो इन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया, लेकिन सी और डी मिले तो ये एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाए। उन्होंने एग्जाम्पल में बताने की कोशिश की कि जब आप किसी का लिखा हुआ जब आप पढ़ते हो ना, तो उसका चेहरा आपके माइंड में, उसकी एक्टिविटी आपके माइंड में, उसकी एक एक हरकतें आपके माइंड में याद होती हैं। अच्छा इसने मेरा टिफ़िन छीन लिया था, अच्छा इसने मेरा मुझे धक्का लगा दिया था, मेरी पेन छीन के लेके भाग गया था, अच्छा उस दिन ला के इसने चॉकलेट खिलाया था। एक एक बातें रिकॉल होने लगती हैं। तो आप रोज आदत डाल लीजिए, 1 घंटे आपको रिवीजन करना है। रिवीजन जब तक नहीं करेंगे पीछे की चीजें आप भूलते जाएंगे। हमारी सबसे जो बुरी आदत होती है वो क्या होती है कि हम चैप्टर 1 से चैप्टर 16वें पे जब पहुंच रहे होते हैं तो पहला चैप्टर फिर 17वें चैप्टर की जगह पे आ जाता है, वो हम भूल जाते हैं कि हमने पढ़ा क्या था। लेकिन अब हम आदत बना लें। देखिए कैसे रिवीजन करना है। इस बच्चे ने जो बात की, मैं इसको एग्जाम्पल से आपको तय करके बता रहा हूं। लेट अस से मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं और 7वें चैप्टर पे हूं, तो मैंने 1 घंटे रिवीजन के लिए आपको कहा है। अब वो रिवीजन कैसे करना है? 6 चैप्टर के रोज 2-2 सम आपको करना है। एक चैप्टर पे 1 घंटे नहीं लगाने हैं। हर चैप्टर से कितने सम्स करने हैं, कितने न्यूमेरिकल, कितने क्वेश्चंस करने हैं? 2। कितने चैप्टर आपके हैं? 6। तो 7वां चैप्टर पढ़ने में आपको 7 दिन 10 दिन तो लगेंगे ना। अब मान लिया पहले दिन आपने 6 चैप्टर के हर चैप्टर के 2-2 सम कर लिए, फिर सेकंड, फिर उन्हीं चैप्टर के सेकंड डे उन 6 चैप्टर के हर एक्सरसाइज के फिर कितने सम किए? 2। फिर तीसरे दिन भी 2-2। तो आप बताएं कि 7वां चैप्टर अगर आप 10 दिन में कर रहे हो तो वो पीछे के 6 चैप्टर को कितने दिन रिवाइज कर रहे हो? 10 दिन। तो 10 दिन रिवाइज करने से वो चीजें माइंड में फिट बैठने लगेंगी आपके। तो रोज पूरा चैप्टर आपको एक साथ नहीं निपटाना है। हर चैप्टर के कितने क्वेश्चंस करने हैं? 2 करने हैं, और आगे बढ़ते जाना। और पीछे का रोज हर चैप्टर के 2-2 सम, कभी केमिस्ट्री, कभी फिजिक्स, कभी बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, व्हाटएवर जो आपका सब्जेक्ट है, आप रोज रिवीजन करें और उस रिवीजन को कंटिन्यू करें। देखें कि बेहतरीन आपकी प्रिपरेशन होगी। तो आप समझ पा रहे हैं मैं कैसे कह रहा हूं आपको? इसको एक बार अप्लाई करके देखें, आई फील बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। और कोई क्वेश्चन किसी को? एनीवन? आप लोग पूछ नहीं रहे तो हाँ देखो, तो बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस, गुड गर्ल। जी वालेकुम सलाम बेटा। मेरा नाम शाहीन है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक है। हाँ, तो मैं केमिस्ट्री में कैसे इम्प्रूव करूँ? अभी किस क्लास में हैं आप? मैं 12th पास आउट हूँ। 12 पास आउट हैं। किसकी प्रिपरेशन करना चाहती नीट की हैं? प्रिपरेशन कर रही नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं। तो आप NCERT रीड कर रही हैं आप अच्छे से? हूँ। हाँ, केमिस्ट्री में बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आती है आपको? सब फार्मूले वगैरह में बस आती हैं। बस तो याद करके लिखें। जब तक लिखेंगे नहीं चीज़ें याद नहीं होंगी। 1 बार 2 बार। मुझे याद है जब मैं प्रिपरेशन करता था तब तो आप लोगों की पैदाइश भी नहीं हुई होगी। 1990 में, अब आप सोचें 1988 में मैंने 10th पास किया था। तो जब मैं प्रिपरेशन करता था तो उस वक्त केमिस्ट्री में सॉल्ट और रीएजेंट ये सब सारे अगर आप मिला लें तो मोर देन 150 नेम्स थे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुक के लास्ट में दिए होते थे। तो अब वो याद करने की बारी आई। तो अब बच्चों ने कहा 150 तो कभी याद ही नहीं होता है। तो मैंने क्या रास्ता अपनाया मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने वो 150 नाम याद नहीं किए। मैंने क्या किया कि उन 150 नामों को पढ़ा। तो पहले दिन जब पढ़ा तो 5 घंटे लगे पढ़ने में, ठीक ठीक से, ऐसे नहीं जल्दी जल्दी नहीं, जैसे तस्वीर पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ना है, आराम से, है ना। जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं। 34 को 30 बार पढ़ लिया और गिन लिया 34 बार।
तो आराम से पहले पढ़ता था कि ये क्या है ना, ये क्या है, मतलब RMGX का फुल फॉर्म क्या हुआ, ये है R का मतलब ये मिथाइल हो गया, फला फला, ऐसे करके पढ़ता था। तो सारे नेम को पहले दिन मैंने पढ़ा 150 सॉल्ट को, तो 5 घंटे लगे। अगले दिन पढ़ा तो 4 घंटे में हो गया। जब मैं 12वें 15वें दिन पहुंचा तो वो 150 सॉल्ट का नाम मैं 10 से 15 मिनट में पढ़ लेता था। और 30 दिन के बाद मुझे इस तरह से याद हो गया कि मैं पहला नाम पढ़ता था तो मुझे पता था कि 70वें नंबर पे नाम कौन सा होगा। तो एक बार में लेके ऐसे झूल के याद नहीं करना है, आप उसको एक बार रीड कर जाएं, दोबारा रीड करें, तिबारा रीड करें, 4 5 6 7 अपने आप होगा। और जब याद हो जाए तो उसको रोज़ रोज़ लिखने की भी कोशिश करें, इंशाल्लाह इससे इम्प्रूवमेंट आएगा। राइट? और एनी क्वेश्चन? गुड गर्ल, वाह बेटा वाह। बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज रिश्ता बोलता है। गुड। सर क्वेश्चन पूछना है, ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे याद करें? जैसे मैंने बताया, याद करने का एक ही रास्ता है गुड गर्ल। जैसे मैंने बताया आपको, आप सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस की नोटबुक बना लें, एक नोटबुक बना के सारे रिएक्शंस आप लिख लें, अल्कोहल के, ईथर के, फिनॉल के, जितने सारे रिएक्शंस हैं, सारे रिएक्शंस लिखने के बाद उसको एक बार पूरी नोटबुक को पढ़िए। कितने होंगे? 200 से ज़्यादा रिएक्शंस नहीं होंगे, 500 आपको याद हो जाएंगे। बिलीव मी, आपका माइंड इतना अच्छा है। आप 200 को एक बार पढ़ें, पहले दिन पढ़ें, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, अपने आप 10वें दिन देखेंगे वो उसमें से मैक्सिमम आपको याद होगा। और जब याद हो जाए तो अपने आप से लिखने की कोशिश करें, यही याद करने का सबसे बेस्ट मेथड है। और इसके अलावा कुछ पूछना है? आप नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं? वेट एक मिनट, देखता हूँ कुछ आपके लिए है क्या। फिजिक्स में आप क्या कर रही हैं बेटा? फिजिक्स आपको कौन सी अच्छी लगती है, 11th की या 12th की? 12th की। आप यहाँ आए, आप आए, कम कम यार। ये लें आप, इसको आप पढ़ें, है ना? इसके लिए क्लैपिंग तो करना चाहिए ना। और किसी को कोई क्वेश्चन? एनीवन? जी, कोई बच्चा? अब मैं पूछता हूं, आप खड़ी हो, इधर सामने आए आप, हिम्मत एकदम जुटाना है, उधर देखें, अपने बारे में बताएं, क्या करना चाहती हैं आप बताएं। माय नेम इज एदिया फातिमा। जी। माय नेम इज एदिया फातिमा और मैं एक नीट की स्टूडेंट हूँ। मैं इस साल नीट क्रैक करना चाहती हूँ और अब मेरा फर्स्ट ईयर है। और सर ये बताइए जी। फिजिक्स में इंटीग्रेशन नहीं है? बस आप बैठे, अब मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। इंटीग्रेशन नहीं होता है, फिजिक्स वाले बच्चों को इंटीग्रेशन का चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको इंटीग्रेशन का रिजल्ट याद करना है ना? जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ax प्लस b टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/√a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है। आप वैसे ही जैसे मैंने उस बच्चे को बताया, नोटबुक में आप लिख लें, लिखने के बाद 10 बार, 15 बार, 20 बार पढ़ें, अपने आप याद होगा। जब याद हो जाए तो एक बार 2 बार लिख लीजिएगा, बेस्ट वे है। आप ज़रूर इसको करके देखें। यस यू। अभी हाँ, तैयारी में क्या परेशानी है? व्हाट्स योर क्वेश्चन? टाइम मैनेजमेंट किस तरह से? क्या टाइम मिस मैनेजमेंट कहाँ हो रहा है? गुड। ये बताएं, हेल्दी डाइट कौन सी होती है? अगर हमारे पास दाल, सब्जी, चपाती तीनों पड़ी है तो क्या मैं दाल ही पे टूट पड़ूं, या तीनों को बराबर खाना है? खाना है ना, तभी तो डाइट बैलेंस होगी ना, वरना एक चीज को ज्यादा अगर हम खा लें तो अनडाइजेशन भी हो सकता है। बेहतर क्या है, टाइम टेबल जैसे आज मैंने बताया, 2.5 घंटे 2 सब्जेक्ट पढ़ें। अब घड़ी देख के पढ़ें, इसलिए मैं घड़ी देख के बोल रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि जब आप नीट के एग्जाम में जाते हो और टाइम मैनेजमेंट अगर आपको नहीं पता होता है, टाइम फिक्स नहीं करते हो सब्जेक्ट वाइज, तो क्या होता है, आप एक ही सब्जेक्ट में पूरा का पूरा टाइम लगा दे रहे होते हो और फाइनली आपका 2 सब्जेक्ट छूट जा रहा होता है। एक और बड़ी बुरी सी बीमारी जो बच्चों को होती है एग्जामिनेशन के टाइम, वो मैं बता रहा हूँ। वो जैसे ही जब टाइम ख़त्म होता है, जब बाहर आते हैं तो देखते हैं 10 क्वेश्चन ऐसा है, अरे यहाँ तो इसको तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इसका तो मुझे आंसर पता था।
इस बीमारी से कैसे बचना है। पेपर करने का सबसे बेस्ट रास्ता क्या है? बॉटनी जूओ में नहीं बता रहा हूं। बॉटनी जूलॉजी में क्या है? क्वेश्चन पढ़ा, दो ही चीज होगा, या तो वो आपसे होगा या नहीं होगा, बीच का कोई रास्ता नहीं है। केमिस्ट्री फिजिक्स के बारे में खास तौर से मैं कहूंगा कि जब केमिस्ट्री फिजिक्स के सेक्शन में आप जाएं तो पहले 50 क्वेश्चन को आप रीड कर लें। केमिस्ट्री में रीड कर लेंगे तो पहले छूटने वाली बीमारी तो खत्म। जब आप रीड करेंगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कहां से स्टार्ट लेना है, जहां से आसान लगे वहां से स्टार्ट ले लीजिए। सिमिलरली फिजिक्स के सेक्शन को पढ़िए और घड़ी देख के आपको 1 घंटे लगाना है केमिस्ट्री में, 45 मिनट लगाना है बॉटनी एंड जूलॉजी में और 1.25 घंटे लगाना है फिजिक्स में। इसी तरह से जो बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, 45 मिनट में बॉटनी एंड जूलॉजी, 1 घंटे में केमिस्ट्री एंड 1.25 घंटे में फिजिक्स। तो घर पे इस तरह का पेपर लेके टाइम को मैनेज करने की कोशिश करें, राइट। और 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ेंगी 2.5 घंटे और 1 घंटे आप लगाएंगे रिवीजन पे, राइट। जी बेटा, गुड मॉर्निंग। जी, ओके। कभी आप सॉल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी के पढ़ते हो? एनसीईआरटी का कोई भी एक सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ो, जब वो सॉल्व एग्जाम्पल आपको समझ जाए तो उसी एग्जाम्पल से लगे हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाओ, तब आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में किस तरह की रिक्वायरमेंट है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ तमाम बच्चों से पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए कि जितने भी काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले हैं वो किस तरह के मोशन में एप्लीकेबल हैं। जैसे S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़ा है ना आपने, V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये कहाँ पे लगते हैं, किस केस में लगते हैं बताएं तो आप? लीनियर नहीं, उन बॉडीज पे लगते हैं जिनके एक्सेलरेशन कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन वाली बॉडीज पे ये फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है कि ये फॉर्मूला कहां लगना है। एक और बात मैं यहां से बताना चाहता हूं, याद जरा करें तो 10th क्लास को, आप 10th क्लास में आपने ज्योमेट्री में थ्योरम्स पढ़े होंगे, याद है आपको? जितने भी थ्योरम्स होंगे, जो थ्योरम को प्रूव करने का तरीका होता है, उस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन को करने का भी तरीका वही होता है। तो जितने भी फिजिक्स के रिजल्ट हैं वो कैसे डिराइव हो रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी उस पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उनको भी करने का तरीका वही होगा। देखिए यहां पे तो ये है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट तो है नहीं बेटा। अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी है तो पेपर पे आप आ जाएं, रोज एक पेपर करें, पेपर में जहां जहां जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं टाइम निकाल के उन चैप्टर को रिवाइज करें। जितना एग्जाम से करीब जाए उतना ही पेपर पे बेस्ड आप अपनी प्रिपरेशन ले आएं। जितना पेपर करेंगी उतनी ही एक्यूरेसी आएगी, उतनी ही आपके अंदर की गलती बाहर जाएगी। तो पेपर पे अपने आप को लाने की कोशिश करें, रोज एक पेपर आप ट्राई करें। जी, और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को? एनीवन? इलेवेंथ में आप हैं? ये कोई नई बात नहीं है। मैं अपने बारे में एक बात बोलूं, तुम उसको एक्सेप्ट कर लोगे ना? मैं 10th के बाद मैंने 10th हिंदी मीडियम से पास किया, बिहार बोर्ड से हिंदी मीडियम में पास किया, और पास करने के बाद गलती से नंबर भी अच्छे आ गए बोर्ड में, तो मैंने 11th में साइंस ले लिया। और साइंस लेने के बाद मैं भी, जैसे आप कह रही हैं, मैं भी फिजिक्स में बैठता था। पहले 8-9 महीने तो पता ही नहीं चला कि क्या पढ़ाया जा रहा है। मैं डिक्शनरी लेके और वो हिंदी के इंग्लिश में मीनिंग ढूंढता था। तो 8 से 9 महीने तो मेरे उसी में चले गए। लेकिन उसके बाद जो मैंने मेहनत की, उसके बाद भी फिर जो बचे हुए 1.25 साल मैंने मेहनत किया, तो गलती से मैं फिर 12th में टॉप हो गया। तो ये कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है, घबराना नहीं है, बट मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा, ये होगा। नेचुरल फिनोमेनन है ये, चेंज ओवर का एक पीरियड है जिसकी वजह से आप अफेक्टेड हो रही हैं।
कोशिश ज़रूर जारी रखिएगा, चीज़ें बहुत जल्दी हाथ में आ जाएंगी। राइट जी। जो मेरी अपनी कहानी थी वो मैंने बताया। मैं भी 9 महीने कुछ समझ ही नहीं पाया था कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ्स क्या पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स क्या पढ़ा रहे हैं। वो बल में पढ़ता था, अब जाके उसकी इंग्लिश फोर्स होता है। अच्छा, ये बल आगू होना चाहिए, इसको मोमेंटम बोलते हैं। ये तो मुझे 8 से 9 महीने लगे, लेकिन उसके बाद जो स्पीड आई तो आई, है ना। तो कोशिश करना है आपको। और सर जैसे नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसके बाद फिर 12th में मतलब पेपर हिंदी में लेना है, तो ये कैसे मैनेज करें? अब तो नीट का पेपर हिंदी में आने लगा है, आप क्यों इंग्लिश की तरफ बार बार परेशान हो रही हैं? नीट का पेपर तो उर्दू में भी आ रहा है अब। अगर कोई बच्चे उर्दू से पढ़ाई कर रहे हैं तो उर्दू में भी नीट का पेपर आता है। 16 मैंने बहुत सारे जो लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज है, बंगाली, असमीज, पंजाबी, उड़िया और आपकी उर्दू, सब में नीट के पेपर आते हैं। तो नीट का पेपर अगर आप चाहें तो हिंदी में भी दे सकती हैं, कोई इशू नहीं है। जब आप पेपर देखेंगे तो एक तरफ क्वेश्चन हिंदी में लिखा होता है, दूसरी तरफ इंग्लिश में लिखा होता है, दोनों लिखे होते हैं। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उससे आप बढ़ें। दैट्स फाइन जी। और कोई सवाल किसी बच्चे का? और आप बेटा एक ये आप बुक लें, बहुत अच्छा सवाल आपने राइज किया है। लेट्स कम हियर। गुड। जी गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अर्षा ताहिर। सर मेरा ये क्वेश्चन है, किस क्लास में हैं आप? क्लास 12 में इस बार है। क्लास 12। पहले यहाँ आइए आप, आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं आई एम रियली वेरी हैप्पी विद योर कॉन्फिडेंस। आपको मैंने 1 दिया है बेटा या 2 दिया है? गुड गर्ल, 1। गुड। पहले तो ये लें आप। वेरी नाइस, गुड। अब सवाल रखें जी। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं पढ़ते पढ़ते सो जाती हूँ। ओके, मतलब मैं इससे बहुत परेशान हूँ। गुड। और सर मतलब जब चैप्टर्स लर्न कर लेती हूँ, मतलब आगे के चैप्टर्स लर्न करती हूँ, तो पीछे के सारे चैप्टर्स भूल जाते हैं। भूल जाती हैं, बहुत अच्छा करती हैं, है ना। दिमाग पे बहुत आप बर्डन नहीं डालना चाहती हैं। गुड। एक बात बताएं, समाज में कुछ बातें हमने सुनी है, पता नहीं वो सही हैं कि गलत हैं। सुना है बड़ों को कहते हुए, फैमिली चलाने का इतना फिक्र मेरे ऊपर है कि मेरी नींद उड़ गई है। सुना है ना? हाँ। तो पहले अपनी लाइफ की फिक्र करना आप शुरू कीजिए, नींद उड़ जाएगी, बिलीव मी। पहला एक आपको तरीका बता रहा हूं, ये सोच लीजिए कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, अगर नहीं बनी तो फिर, यानी हर हाल में मुझे ये काम करना ही है। तो पहले तो अपने जहन में एक फिक्र ले आइए, तो फिक्र आएगी तो नींद गई। दूसरा, रात में 1 बजे उठा के अगर मैं मोबाइल आपके हाथ में थमा दूं और शूटर गेम दे दूं, फिर नींद आएगी क्या? नहीं। क्यों? इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। 2 चीज़ें ले आइए, अपने फ्यूचर की फिक्र कीजिए और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेके आइए, तो एकदम नींद आपकी हटेगी। तीसरी चीज़ जो आपने पूछी है कि भूल जाते हूँ, भूलना आप ही नहीं, हम लोग भी भूलते हैं। आजकल तो एक कॉमन सा, जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है इंसान बहुत भूलना कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। ये एक फिनोमेनन है इंसान के अंदर। आप ही नहीं, हर इंसान भूलता है। रास्ता भूल जाता है, सुना है ना आपने, और सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो रास्ता कम भूलते हैं, और मैथ्स का फॉर्मूला है ना, जिससे ज़िंदगी बनती है वो ज़्यादा भूलते हैं, जिससे ज़िंदगी बिगड़ती है उसको ज़्यादा याद रखते हैं। तो रिवीजन कीजिए, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि अपने माइंड को अटेंटिव रख के पढ़िए, अपने फ्यूचर के लिए फिक्र कीजिए और इंटरेस्ट अपना डेवलप कीजिए। इंशाल्लाह इन तीनों बीमारियों से आप दूर हो जाएंगे। ठीक है? और जी, अच्छा यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, एक बहुत अच्छा एक याद आया एक साहब। देखिए, कुछ नुस्खे ऐसे बताए जाते हैं ना जिसका कोई मीनिंग होता नहीं है। एक साहब के पास एक मोहतरमा पहुंची, कहने लगी मेरी बहू मुझसे बहुत झगड़ा करती है, और झगड़ा करती है तो झगड़ा करते करते हालत ये होती है कि मैं आपे से बाहर हो जाती हूँ और मैं बहुत गलत अल्फाज उसको बोलने लगती हूँ, कोई तावीज़ हमको लिख के दे दीजिए। अब सोचिए, मौलाना साहब से ये झगड़ने लड़ने से बचने की तावीज़ लिखवाने गई थी। अब मौलाना साहब हंसने लगे, सोचने लगे कि बताइए, लड़ाई झगड़ा बचाने के लिए कोई तावीज़ लिखना है?
उन्होंने एक कागज़ लिया और कागज़ पे लिख दिया ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, और कहा क्या कि एक काम कीजिएगा, ये इसको खोल के पढ़िएगा मत, और जब भी आपको अपने बहू पे गुस्सा आए तो आप दोनों दांत के नीचे ना उसको दबा लीजिएगा तावीज़ को। और आप बताइए कि कोई दोनों दांत के बीच में कुछ दबा लेगा तो क्या बोलेगा फिर? कुछ बोल पाएगा क्या? नहीं ना। अब वो जब अपनी बहू पे गुस्सा आता था दोनों दांत के बीच में वो दबा लेती थी कागज़ का टुकड़ा। जब हफ्ते भर उन्होंने अपनी बहू को कुछ नहीं सुनाया तो आके मौलवी से कहा कि आपकी तावीज़ तो बहुत कारगर थी, मतलब हम बदजुबानी करने से बच गए, बताइए आप। तो ये कोई नुस्खा नहीं है जो मैं बता रहा हूं, ये सब आप जानते हो। आपको अपनी लाइफ की फिक्र करनी है, ये आप मुझसे ज़्यादा बेटर जानते हो। आप ये भी जानते हो कि रिवीजन करने से, बार बार रिवीजन करने से चीज़ें याद हो जाती हैं, ये आप भी जानते हो। इंटरेस्ट लेके कोई चीज़ करने से उसमें टाइम का पता नहीं चलता, ये आप जानते हो। मैं कुछ आपसे अलग नहीं जानता हूँ। बस ये है कि आप में और कामयाब बच्चों में फ़र्क ये है कि जितना चीज़ें आप जानते हो वो भी जानता है, लेकिन वो जानने के साथ साथ अपने ऊपर अप्लाई करता है। आप अप्लाई नहीं करते हो, इसलिए परेशानी आती है। सपोज मुझे कोई बीमारी हो गई, अल्लाह नहीं करे सर, हाँ, और मैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास गया। उस डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, ये दवा ऐसे करना है, वैसे करना है। अब आप बताइए उस प्रिस्क्रिप्शन को ला के मैं फ्रेम करा के अपने बेडरूम में लगा दूं और सुबह दोपहर शाम उसको 3 बार देखूं मैं, तो मेरा मर्ज ठीक होगा क्या? नहीं ना। कैसे ठीक होगा? उसमें जो दवाएं लिखी गई हैं उसको खाने से। तो अच्छी बातें सुनने से इंसान अच्छा नहीं बनता है जब तक कि उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना है। और जितनी भी बातें कोई भी काउंसलर, कोई भी टीचर खड़े होकर आपको बताएगा, उसमें 90% बातें आप जानते हो, बस फर्क कहां से आएगा? उसको अप्लाई करने से। जैसे आज हमने बताया 2.5 घंटे 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटे रिवीजन करना है, इसको अप्लाई करना है। नीट का पेपर करना है रोज 2 से 5, इसको अप्लाई करना है। टारगेट बना के पढ़ना है, अप्लाई करना है। कौन से चैप्टर पहले करना है, उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है। तो इस तरह से बढ़ें इंशाल्लाह। उम्मीद है कि यू कैन डू मिरेकल्स, राइट। एनी क्वेश्चन? एनीवन? जी। किस क्लास में हैं आप? सर मैं 12 में हूँ। क्या करना चाहते हैं आप? नीट। तो पहले ये किताब लें आप, आइए। गुड बॉय, इधर आइए जी, इसको पढ़िएगा, है ना? अब पूछें क्वेश्चन आप। सर जैसे मैं 12 में हूँ तो 11 की मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं पढ़ पाया हूँ, तो क्या उसको कवर कर सकता हूँ? एकदम कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, बशर्ते कि जो टाइम टेबल है उसमें 2 घंटे का इजाफा करें, और वो जो 2 घंटे निकाल रहे हैं वो 11th के चैप्टर्स को पूरा करने के लिए एकदम कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बिना टीचर के नहीं होगा? एकदम होगा। बिना टीचर के सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये बताएं, मोबाइल में कोई नया एप्लीकेशन अगर मैं आपको खोलने के लिए कह दूं तो उसके लिए ट्यूशन की ज़रूरत है क्या? तो फिर बात सारी चीज़ें यहीं पे आके अटकती हैं कि आप उस काम को करने के पीछे आपकी साइकोलॉजी क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है। पॉजिटिव इंटरेस्ट, पॉजिटिव साइकोलॉजी के साथ बुक ओपन कीजिए। ऐसा बुक में कुछ भी नहीं लिखा होता है जिसको आप समझ नहीं सकते। जिसको नहीं समझना होता वो हम जल्दी समझ लेते हैं, और जिसको समझना है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो एकदम आप समझ लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं समझ सकते। अब यूज कर सकते हैं ना, जैसे ना समझ में आए तो? मुझे लगता है कि मोबाइल से एकदम बचिए। किताब के अलावा कहीं जाने की कोशिश मत कीजिए। देखिए आप लोग नीट, ज़्यादा एस्पिरेंट नीट के हैं, डॉक्टर आप बनना चाहते हैं, मुझे जल्दी से बताइएगा विटामिन की कैप्सूल किसको खाने की ज़रूरत पड़ती है? जिसको डाइट से विटामिन प्रॉपर नहीं मिले, उसी को ज़रूरत पड़ती है। किताब में सब कुछ है, जब किताब से नहीं मिलेगा तभी आप यूट्यूब, डी ट्यूब और फलाना ट्यूब और ये और वो उस पर जाने की आप कोशिश करेंगे। कंप्लीटली स्टिक ऑन बुक, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक ना? अब आप ज़रा सोचे तो, न्यूटन को किसने पढ़ाया था? आइंस्टाइन को किसने पढ़ाया था? बिना पढ़ाए जब वो साइंटिस्ट बन सकता है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो क्या? दैट इज, किसी ने पढ़ाया था क्या आइंस्टाइन को? किसी ने उसको बताया था कि ये रिलेटिविटी होती है? पहली बार बताया ना उसने दुनिया में। तो जब बिना पढ़ाए वो साइंटिस्ट बन सकता है तो आपसे कोई साइंटिस्ट बनने के लिए थोड़ी कह रहा है, आपको तो डॉक्टर बनने के लिए कहा जा रहा है। यू कैन, ये सोचना है, यू कैन। तो यस आई विल। हाँ, एनी क्वेश्चन? अलैकुम सलाम। किस क्लास में है? सर मैं 12th में हूँ, मेरा नाम अहमद फराद है। सर मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ इंग्लिश का, उसका रोड मैप मुझे बता दीजिए।
प्रोफेसर या टीचर बनने का रास्ता क्या होता है? आप अभी साइंस से हैं, हाँ साइंस, तो आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा। किस सब्जेक्ट के आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो अभी आपने 11th-12th में इंग्लिश तो ली ही होगी। आगे आप क्या करें, अब साइंस छोड़ दें 12th के बाद और ह्यूमैनिटीज़ की तरफ आप इंग्लिश ऑनर्स आप ले लें, बीए इंग्लिश ऑनर्स, या बीए इंग्लिश उसमें ज़रूर लेंगे, इंग्लिश ऑनर्स ले लें। उसके बाद एमए इंग्लिश ले लें आप, बीए इंग्लिश के बाद एमए इंग्लिश। उसके बाद नेट का एग्ज़ाम होगा, नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप पीएचडी कर लें और उसके बाद कॉलेज में लेक्चरर। और अगर आपको स्कूल में टीचर बनना है तो बीए इंग्लिश के बाद बीएड करके आप 10th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में टीचर बन सकते हैं। और अगर 11th-12th के बच्चों को आपको पढ़ाना है तो एमए इंग्लिश करके बीएड कर लें, तो आप आराम से 11th-12th के बच्चों को आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं किसी भी स्कूल में। राइट जी। और कोई क्वेश्चन? कोई बच्चा? एनीवन? यस, डरना नहीं है, पूछो, आप पूछो। यस, स्टैंड अप। या यू, इसको माइक दो, बच्चे को इसको माइक दो। यस, बताओ, नाम बताओ। गुड मॉर्निंग बेटा। My question is that how to get rid of exam fear? एग्जाम फियर से कैसे हम बचें? फियर का शब्द तो पहले आप एकदम हटाइए। मुझे आप एक बात बताएं, ऐसे सोचें, कल एक बच्ची थी, मैंने उससे पूछा कि सबसे लास्ट में उसने क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा कि पहले क्यों नहीं पूछा? तो उसने कहा कि मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा वो डर जरा सा कॉपी पे लिख के दिखाओ तो डर में क्या लग रहा था? तो उसने कहा पता ही नहीं। आई बात समझ में ना? जैसे आप में से अगर मैं कोई पूछूं, कोई बच्ची, जैसे वो बच्ची है देखो सेकंड रो वाली, वो सवाल नहीं पूछ रही है तो बोलेगी मुझे डर लग रहा है, तो मैं अगर कहूं कि लिखो तो डर कौन सा है, तो उसको पता ही नहीं है कि वो कौन सा डर है। तो ये जो फियर आप कह रही हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा फियर, तो आपको पता ही नहीं है। तो ये चीज, ये इमेजिनरी थॉट है आपके, इसको तो पहले हटाना है। फियर नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। मुझे बताना आप, कोई भी चीज आपके लिए जो होती है वो आपसे बड़ी होती है या आप उससे बड़े होते हो? यस, आपके लिए है वो, आपके लिए। तो एग्जाम किसके लिए है? आपके लिए ना। तो कौन बड़ा है? हम। अच्छा, एग्जाम कितने देर का होता है बोलना? 3 घंटे का ना। आप पढ़ते कितने घंटे हो? अगर 5 घंटे ले लूं तो 5 × 364, उतने घंटे पढ़ते हो। कितने के लिए? 3 घंटे के लिए। तो ऐसा क्या 3 घंटे में पूछ दिया जाएगा जो आपको नहीं पता है? क्वेश्चन पेपर देखने के बाद तब आउट हो जाता है। डर है वो आपका, वो आप ही का नहीं, और भी लोगों का होता है। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन में जो जा रहा है सारे के सारे एकदम निडर हैं। मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, जो बच्चे टॉप रैंकर आते हैं ना, जब उनको पकड़ेंगे और आप पूछेंगे कि आपका पेपर कैसा हुआ, तो वो ये नहीं कहेंगे बहुत बिंदास, अरे क्या कहना है, मैंने तो पेपर फोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे पता नहीं, मुझे तो लगता है कि उतना अच्छा मैं नहीं कर पाया। डर उनके अंदर भी होता है। डरना बुरी बात नहीं है। जब इंसान डरता है तभी सिस्टमेटिक भी होता है। डरिए अपने फ्यूचर से, पेपर से नहीं, है ना? और पढ़िए। इसका और कोई भी रास्ता नहीं है कि आप पढ़ के उस चीज को अपने अंदर से मिटाने की कोशिश कीजिए, है ना? गुड। और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को? एनीवन? किस क्लास में है बेटा आप? वेरी नाइस। आप मेरे पास आए पहले। गुड। ये बहुत अच्छी फिजिक्स की किताब है इससे वर्मा साहब की। इसको ज़रूर एक बार आप इसमें से थ्योरीज, न्यूमेरिकल मत कीजिएगा, थ्योरी ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी होगी। अब आप बताएं बेटा, क्या पूछना चाहते हैं आप? मतलब हम लोग स्कूल भी जाते हैं, उसके बाद टाइम का मैनेज नहीं हो पाता है और घर पर भी सोचते हैं गुजारा करने के लिए। देखिए, टाइम मैनेज होगा, एकदम टाइम मैनेज होगा। कल भी बच्चों को कैलकुलेशन बताया था, आज फिर कैलकुलेशन बता रहा हूं। आपसे मैं बात कर रहा हूं, स्कूल कितने देर के लिए जाती हैं? 6 घंटे। स्कूल आने जाने में कितना देर लगता होगा? 1 घंटे। 6 और 1 कितने हो गए? 7 घंटे। बताएं आप, ट्यूशन जाने आने में 3 घंटे, 7 और 3 कितने हो गए? 10 घंटे। कितने घंटे की नींद लेती हैं? 8 घंटे, 7 घंटे। तो 10 और 7 कितने हो गए? 17। 1 घंटे नाश्ता खाना खाने में कितने घंटे हो गए?
18, 2 घंटे खेलने में कितने हो गए? 20। 24 में से 20 माइनस करें, कितने हो गए? 4। वो 4 घंटे कहाँ जाते हैं बताएं मुझे आप? नहीं होते हैं तो 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। कोई चीज़ नहीं होती तो आप छोड़ देते हो क्या? आप बताओ, क्रिकेट खेल रहे हो, अगर कोई बैट्समैन एक बार में आउट नहीं होता तो आप उसको दोबारा आउट करने की कोशिश करते हो कि नहीं? सोचते हो कि 6 बॉल की जगह पे 7 बॉल का ओवर हो जाए? करते हो कि नहीं करते हो? मोबाइल खेल रहे हो तो मम्मी ने कहा 1 घंटा, तो सोचते हो ना कि 1.25 घंटा मिल जाए। तो कैसे स्ट्रेच करते हो? घर में अलमीरा के ऊपर कोई सामान रखा हुआ, हाथ नहीं पहुंचता है, एड़ी पे ऐसे करके खड़े होकर उसको पाने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करना पड़ेगा। जब तक स्ट्रेचिंग कैपेसिटी नहीं लाओगे नहीं होगा, जिद नहीं पालोगे नहीं होगा। घर में देखते नहीं हो, कोई चीज पापा मम्मी से कहते हो नहीं मिलता तो जिद पाल लेते हो ना? जिद पालते हो तो मिलती है कि नहीं? तो वैसे ही जिद पाल लो कि मुझे इस सवाल को करना ही है। 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में नहीं होगा, नहीं सोओगे, देखो फट से हो जाएगा, वो इमीडिएट होगा वो। तो कोशिश करो, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। वो तावीज वाली पुड़िया कोई मेरे पास नहीं है जी। और कोई क्वेश्चन? एनीवन? एनीवन? कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को? इधर से, इस तरफ से, एनीवन? आप खड़े हो, ब्लू शर्ट, हाँ ये यू, हाँ खड़े हो जी। बोलें अपने बारे में, क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज मोहम्मद हैदर। किस क्लास में बेटा? 12th। क्या? 11th में। साइंस है आपके पास? क्या करना है आपको? नीट की तैयारी करना है। आप आए इधर, देखें तो आप सवाल नहीं पूछते तो ये कैसे बुक मिलती है आपको? चलें आप वहां जाएं और आप पूछें क्या पूछना है आपको। जी बोलें। सर पढ़ते नहीं, मन नहीं लगता। अब इस मन का हम क्या करें? मन को रिप्लेस करें आपके? तो मन लगता कहाँ है आपका? लगता है लेकिन एकदम नहीं पढ़ पाते। तो एकदम क्या कर पाते हो आप? सर बाहर रहते हैं। बाहर कहाँ रहते हो? टहलते रहते हो? कितना टहलते हो भैया? तो टहल टहल के पढ़ो, क्या दिक्कत है? छत पे चले जाओ, टहल टहल के पढ़ो। देखो मेरी तरफ देखो, इधर। ये सब इमेजिनरी बातें हैं। ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। एक बात आपको बता दूं, अगर रास्ता आपका प्रॉपर नहीं होगा ना तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। देखो कुछ बातें जिंदगी में बड़ी सीधी सीधी हैं। इधर देखें आप, मेहनत से आपको मुंह नहीं चुराना है। अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे तो 30-35 साल की एज के बाद पूरी जिंदगी को सरवाइव करने के लिए आपको धक्के खाना है। फिर तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उस वक्त छोटी सी जॉब आएगी, 10,000 8,000 की जॉब मिलेगी, खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, बीवी बाल बच्चे इतने सारे हो जाएंगे। आप तो कैसे खर्चे मेंटेन करोगे आप? तो एक नहीं 2-2 जॉब करने की कोशिश करोगे, 12-13 घंटे साइकिल में टिफ़िन बांध के घूमते रहोगे। मेहनत करने से तो बचना ही नहीं है। सो बेहतर है कि अभी फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में मेहनत की जाए। 25 साल की एज तक मेहनत कीजिए, बाद की एज में उसको एंजॉय कीजिएगा। अभी रिलैक्स होइएगा तो बाद में मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से छुटकारा आपको नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप को समझाने की कोशिश करें। अक्लमंद बच्चे हैं, सारी अकल आप लोग दूसरी चीज़ों में लगाते हो। अपनी लाइफ कैसे बनेगी बिगड़ेगी उसमें भी अकल लगाने की कोशिश करो। पढ़ो लिखो बेटा, बिना पढ़े लिखे इंसान की ज़िंदगी में तरक्की नहीं है। ठीक है ना? समझाओ अपने आप को। ओके? तो मेरे ख्याल से अब अगर कोई क्वेश्चन अगर आपका है, मैं अलग रहूँगा, आप आके पर्सनली हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड। फिर से मैं कहूँगा, टाइम टेबल अच्छे से मेंटेन कीजिए, सिंसियरिटी ले आइए, प्लानिंग अपनी अच्छी कीजिए, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है, मुश्किल आप उसे मानते हैं। मुश्किल को आसान बनाने की कोशिश कीजिए। 5 से 6 घंटे का टाइम टेबल मेंटेन कीजिए। उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों के साथ अगर आप बढ़ेंगे तो बेहतरीन सक्सेस आपके हाथ में आएगी, एक बेहतरीन प्रोफेशनल बनेंगे। बहुत सारी विशेज़ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।